नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये हमारी क्लास नंबर 5 है। अगर आप इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन 4 बाकी क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा और अब सीक्वेंसली आगे जितने भी क्लास अपलोड होगी उनको भी आप ज़रूर देखना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हम आपको देंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट की क्लास सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगी। सेकेंड ईयर आईटीआई एग्ज़ाम सीबीटी 2025 नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे सीक्वेंसली मिलते रहेंगे। डीसी मोटर हमारा चैप्टर चल रहा था, 2 क्लासेज इस पर हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल से चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाता है और समय के हिसाब से हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज क्लास नंबर 5 है, डीसी मोटर फिर से पढ़ेंगे। आई होप कि क्लासेज आपको बहुत सही से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे, उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, वो भी क्लास को देख सकें। आपके सेकेंड ईयर वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए। आपको भी चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त से भी करवाना है। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। वैसे तो इसकी 2 क्लासेज पहले और भी हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा समय निकालकर उन दोनों क्लास को भी आप ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। अब ये क्वेश्चन ना इतना इम्पोर्टेंट है कि घूम फिर करके ये 3 बार आ चुका है। एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, अलग अलग लैंग्वेज के साथ सेम क्वेश्चन आगे भी 2 बार और आएगा, तो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल देखो, डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ जो 9 वोल्ट कॉइल यानी एनवीसी होता है, इसका दूसरा नाम किसी को पता है तो ज़रूर बताइए। एनवीसी का दूसरा नाम क्या है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन में लास्ट में। कैसे जुड़ा होता है, यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कैसे जुड़ी होती है, ये हमारा सवाल है। और एनवीसी का दूसरा नाम होल्डिंग कॉइल है, जिनको नहीं पता वो याद रखना। अब आगे यही क्वेश्चन 2 बार और आएगा और उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जुड़ी होती है, बताओ। अगर आपको वो सवाल अच्छे से आप पढ़ लोगे तो इस सवाल का उत्तर भी कर दोगे। ये एक ही पेपर में हुआ है ऐसा, दोनों क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा अपन सेंस काम में लें तो उत्तर कर सकते थे। ये रेडी उत्तर यहाँ पर है ना, शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है वो जब क्वेश्चन आएंगे तब भी मैं बताऊंगा। एक बार पहले और बता देता हूँ, हमारे दरअसल शंट मोटर में क्या होता है, फ्लक्स स्थिर होता है, इसलिए हम मोटर की गति को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, है ना, क्योंकि मोटरों की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बाई चांस मान लीजिए कि फील्ड ओपन हो जाती है, अगर फील्ड ओपन होगी तो फ्लक्स का मान कितना होगा, 0, और अगर फ्लक्स 0 होगा तो गति कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत गति होगी। तो आर्मेचर पर एक बल लगता है, गति के सापेक्ष हमेशा बल होता है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। वो अपकेंद्रीय बल आर्मेचर को बाहर फेंकेगा, आर्मेचर एंड प्लेट को तोड़ देगा और बाहर आएगा, न जाने क्या नुकसान कर दे। इसलिए गति अनंत ना हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, शंट फील्ड के सीरीज में एनवीसी लगा दी, ताकि जैसे शंट फील्ड ओपन हो उसी टाइम एनवीसी भी ओपन हो जाए और हैंडल जो है वो छोड़ दे और मोटर ऑफ कंडीशन में आ जाए। यानी फील्ड ओपन होने पर मोटर हमारी ओवर स्पीड ना हो जाए, मोटर बंद हो जाए। अगला सवाल, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण आपको दिखाया गया है। हमें आर्मेचर की वाइंडिंग दिखाई गई है। सबसे पहले तो देखो, वाइंडिंग समांतर में जुड़ी हुई है इसलिए लेप है। कैसे पता लगा गुरुजी, आप देखिएगा, ये कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2 और ये कॉइल नंबर 3, आपस में इनके एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे जी, 1 नंबर सेगमेंट से ये कॉइल हमारी स्टार्ट हुई और ये सेगमेंट नंबर 3 पर आई है, देखो। तो 2 नंबर सेगमेंट से चलने वाली कॉइल का 4 नंबर सेगमेंट पर आने वाली कॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए समांतर में है तो लेप वाइंडिंग है। वेव और लेप की एक विशेषता होती है कि वो 4 आगे भी प्रकार होते हैं उनके, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स, जो कि 4 ऑप्शन में है। सिंप्लेक्स की पहचान होती है कि ये वाइंडिंग यहाँ से निकलकर पास ही सेगमेंट में जुड़ती है। ड्यूप्लेक्स की पहचान होती है कि दूसरे सेगमेंट पर जुड़ती है। ट्रिप्लेक्स की पहचान है तीसरे पर जुड़ती है और चौथे पर जुड़ने वाली को क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी हमारे वाइंडिंग में
कम्यूटेटर पिच का मान प्लेक्स से ही डिसाइड होता है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, डुप्लेक्स में पिच का मान 2 होता है, +-2। कितना? +-2। प्लस तब लेंगे जब वाइंडिंग प्रोग्रेसिव हो, यानी वाइंडिंग आगे बढ़ने वाली हो, और माइनस तब लेंगे जब वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव हो। रिट्रोग्रेसिव मतलब वाइंडिंग पीछे की तरफ चलती हो। तो ये 2 रहते हैं। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 और 3 के बीच जुड़ा हुआ है, यानी 3 - 1 उत्तर कितना आया? 2। 4 और 2 के बीच जुड़ा हुआ है, 4 - 2 उत्तर कितना आया? 2। यानी कम्यूटेटर पिच का मान 2 लिया हुआ है, इसका मतलब वाइंडिंग डुप्लेक्स है। और डुप्लेक्स का कोई ऑप्शन नहीं था। लेप और वेव होता, डुप्लेक्स लेप, डुप्लेक्स वेव, तब कन्फ्यूजन में आते और डुप्लेक्स लेप की तरफ ऑप्शन ढूंढते। यहाँ तो इजी किया हुआ है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, हो सके तो दोस्तों तक पहुँचाइए, किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो प्लीज़। मेरे कहने से बदले में 2 ही तो चीज़ें मांग रहे हैं, 1 लाइक, 1 शेयर, इतना आपको करना पड़ेगा। सवाल देखो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सवाल ये था कि चित्र में आपको किस प्रकार का परीक्षण दिखाया गया है, यानी जो टेस्ट आपको दिखाया जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है। सबसे पहले तो देखो, ये बाहरी ग्राउलर है, ये आर्मेचर रखा हुआ है। अब आर्मेचर में कई सारे हम टेस्टिंग करते हैं। ये यहाँ पर जो आपको है ना शायद दिखाई नहीं दे रहा, जब बुक में आप देखोगे तो दिख जाएगा, MV लिखा हुआ है, यानी मिली वोल्ट मीटर है। मिली वोल्ट मीटर के कनेक्शन के अकॉर्डिंग ये टेस्टिंग होती है 2 तरह की, ठीक है। आपको इसके कनेक्टिंग लीड पकड़ने हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर इस मिली वोल्ट मीटर की कनेक्टिंग लीड पास के 2 सेगमेंट पर लगती हो, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये ओपन कॉइल की जांच हो रही होती है। किसकी जांच हो रही होती है? ओपन कॉइल की जांच हो रही होती है कि पास की कॉइल में कहीं आ रहा है कि नहीं सिस्टम। अगर इनमें से एक कोई भी लीड आपको यहाँ शाफ्ट पर दिखा देना, तो वो ग्राउंड कम्यूटेटर सेगमेंट की जांच होगी, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ ये बार बार बोल कर आपको क्यों बता रहा हूँ? दरअसल दोनों डायग्राम एक जैसे हैं और एग्ज़ाम वाले दिन बच्चे के दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर होता है, इसलिए वो क्या करता है, जैसे डायग्राम देखता है वो सोचता है हाँ वही आ गया जो मैंने पढ़ रखा है, और उत्तर कर देते हैं हम खुली कॉइल वाला। हो सकता है ग्राउंड कॉइल वाला दे दे, वो कन्फ्यूज़ तो नहीं करता है, लेकिन हमें बैकअप के तौर पर पढ़ना तो पड़ेगा ना चीज़ों को। बताओ बात से सहमत हो कि नहीं? आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। दोबारा बता रहा हूँ, यदि इस वाली एक लीड को शाफ्ट के साथ टच करवाया हुआ दिखा दे, तब आपको ग्राउंड कम्यूटेटर की जांच ये उत्तर करना है, और अभी आपको ओपन कॉइल वाला करना है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? कोई समस्या नहीं है? आइए अगले सवाल पर। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों स्पीड हमें चाहिए, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? यानी एक मोटर 1000 RPM पर चल रही है, हमें उसे 1000 RPM से नीचे भी चलाना है, 1000 RPM से ऊपर भी चलाना है। तो ऐसे जो मेथड हमारा है उसका नाम है वार्ड-लियोनार्ड विधि। वार्ड-लियोनार्ड नाम का वैज्ञानिक था और इसने फील्ड को बाहर से कंट्रोल करवाया था, एक MG सेट दिखाया था। शायद आपको याद होगा, मैं पूरी डिटेल यहाँ तो खैर क्या ही शेयर करूँगा, है ना। मोटर और जनरेटर है जो यांत्रिक रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। मोटर 3 फेज AC से चलती है, 3 फेज AC मोटर है ये, 3 फेज AC से चलती है और जनरेटर DC बनाता है। जनरेटर का ये जो DC है ना, ये मोटर के आर्मेचर को सीधा मिलता है। और फिर मैंने आपको कई बार बता रखा है, क्या गुरुजी, कि किसी भी DC मोटर की गति सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती है, यानी उसके आर्मेचर को मिलने वाले वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ मिलने वाली वोल्टेज को कम कर देंगे जनरेटर के माध्यम से तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर हम बढ़ा देंगे तो वो बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के हम जनरेटर को क्या करेंगे, वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। वार्ड-लियोनार्ड विधि में हम एक तरह से आर्मेचर कंट्रोल विधि बोलते हैं, जिसमें मोटर के आर्मेचर की वोल्टेज कंट्रोल की जाती है। सवाल समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कितना सही प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या। और आ जाए तो बिना बताए लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, बहुत मेहनत लगती है, तो एप्रिसिएशन हमें चाहिए। आ जाओ अगले सवाल पर। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? तेज चमक उत्पन्न शॉर्ट में बोल दूं कि वो कह रहे हैं कम्यूटेटर पर स्पार्किंग ज़्यादा क्यों हो रही है?
देखो सबसे पहला कारण तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होता है कि हमारे जो ब्रश लगे रहते हैं ना, उनका जीएनए और एमएनए एक ही होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्स और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्स, यानी ज्यामितीय रूप से उदासीन और चुंबकीय रूप से उदासीन दोनों एक जैसे होने चाहिए। और ये जब निर्माता जनरेटर का निर्माण करता है तो दोनों को एक करने का प्रयास करता है, या फिर दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा, उसको वो मिनिमम रखने का प्रयास करता है। क्या करता है? न्यूनतम रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब अब तेज स्पार्किंग हो रही है ना, तो ये एमएनए और जीएनए के बीच का थीटा है ना, वो बिगड़ गया। और हमारे ये जो जिस माध्यम से बिगड़ता है या बिगड़ने का इसके पीछे जो कारण बताया गया है, उसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए जीएनए से आगे खिसक गया, दोनों एक एक्स पर नहीं है और ब्रशों की पोजीशन गलत हो गई माय डियर, जहां लगने चाहिए थे वहां नहीं है। ये रहा आपके सामने ए ऑप्शन, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ब्रश की गलत स्थिति, ब्रश गलत जगह पर पहुंच गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जनरेटर को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, घुमाव दिशा में आगे ले जाएं और एमएनए जीएनए को एक करें जहां चमक न्यूनतम हो। स्पार्किंग कभी खत्म नहीं होती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया क्या? किस मोटर की ये विशेषता है? आपको एक मोटर की विशेषता दिखाई है, देखो क्या दिखाई है, ध्यान से देखना। गति और टॉर्क, शॉर्ट में लिख देता हूँ एन और टी। तो एक तो ये ध्यान रखना, मोटर के इस अभिलक्षण को या विशेषता को यांत्रिक विशेषता या यांत्रिक अभिलक्षण कहा जाता है। ये वैसे तो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए, आपके तो नहीं, खैर अब देखो आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर तो पास हो ही जाओगे अच्छे नंबरों से। भाई ध्यान दीजिए साथ में कंपटीशन एग्जाम को भी कवर करने के लिए, क्योंकि जब सेकंड ईयर पास कर लोगे तो अब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना ना, जैसे इसरो में टेक्नीशियन बनना है, डीआरडीओ में टेक्नीशियन बनना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी अलग से। तो ये सवाल वहाँ पर इस तरह के पूछे जाते हैं। अब सवाल पर आते हैं, देखो वो कह रहा है कि गति बढ़ने पर टॉर्क घटा, लेकिन एक लिमिट के बाद स्थिर हो गया, फिर पूरा नहीं घटा। सीरीज मोटर में डाउन आता रहता है, शंट मोटर में यहाँ चलता है, ये बीच का गुण आया माय डियर। कौन सी मोटर होगी? कौन सी मोटर होगी? सीरीज मोटर जितना तो डाउन नहीं गया और शंट मोटर जितना कांस्टेंट भी नहीं रहा, नो डाउट। मोटर का नाम क्या है? मोटर का नाम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है। तो सी उत्तर के साथ जाएंगे। चलिए माय डियर, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके सेकंड ईयर एग्जाम स्पेशल फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, प्लस ये पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ इसे ज्वाइन करके, आपके मॉडल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके इलेक्ट्रीशियन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कैलकुलेशन और ड्राइंग सभी के क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही पुराने मॉडल पेपर जो सीबीटी बेस पिछली बार हुए थे, 75 क्वेश्चंस के सेट, वो भी इसमें अवेलेबल है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। सो ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करते ही फ्री क्विज का अलग से ऑप्शन मिलेगा और सीबीटी एग्जाम का अलग से ऑप्शन मिलेगा। सीबीटी एग्जाम पर क्लिक करके आप ये सेकेंड ईयर वाली जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला सवाल देखो, डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि आपको दिखाई गई है? देखो गति नियंत्रण की सीरीज मोटर की 5 विधियाँ होती है, अलग अलग सारी बता रखिए। आर्मेचर डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर, सीरीज पैरेलल विधि, फील्ड टैपिंग विधि और सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। यहाँ देखो D1, D2, D3 और D4 यानी शंट फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग के 2 भाग बनाए हुए हैं और दोनों भागों को एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। तो जो हमारी सीरीज पैरेलल विधि थी वो यही विधि है। इस विधि का नाम क्या है? फील्ड पैरेलल दिया इन्होंने, तो वैसे पूरा नाम लिखो तो सीरीज पैरेलल आएगा, ठीक है ना। फील्ड पैरेलल मेथड बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम है सीरीज पैरेलल विधि। याद रह जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड टैपिंग में बहुत सारी टैपिंग निकली होती है, जैसे यूनिवर्सल मोटर की है, मिक्सर की मोटर में अपन इस्तेमाल करते हैं वो। आर्मेचर डाइवर्टर में आर्मेचर के समांतर में रियोस्टेट लगा रहेगा, ये इससे पहले क्लास में हो गया था। फील्ड डाइवर्टर में फील्ड के साथ समांतर में एक रियोस्टेट लगा होगा। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है प्रॉपर।
CBT एग्ज़ाम में अच्छे से पास करवा देंगे, चिंता मत करना, बस बने रहना, एक एक क्लास एक एक सवाल आपको देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कतरनी मशीनों के लिए किस प्रकार की DC मोटर उपयुक्त है? कतरनी को इंग्लिश में बोलते हैं शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन का मतलब होता है ऐसे क्रॉस कोई चीज़ चलना, जैसे अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन आपने पढ़ा होगा, कर्तन बल नाम से एक टॉपिक आता है अपने, है ना, कर्तन प्रतिबल भी बोल सकते हो उसे। तो उसके लिए जो अपनी मोटर है ना, वो सबसे बेस्ट मोटर है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। वैसे तो मशीन टूल के लिए शंट मोटर भी होती है, लेकिन शेयरिंग्स और पंचेज के लिए जो मोटर काम में लेते हैं ना, वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड ही है। सीरीज मोटर लेते हैं ट्रैक्शन जॉब के लिए, ये मशीन टूल के लिए जनरली होता है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसे। और नेक्स्ट देखो, वैसे तो लगभग इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस वही है जो अपन अगेन एंड अगेन पढ़ते आए, और रिपीट भी लगभग वही हो रहे हैं कि DC मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, यानी मोटर में अगर स्टार्टर ना लगाएं तो क्या होगा, क्यों लगा रहे हैं। तो पहले तो इसका उत्तर बताता हूँ, फिर इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कारण से बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, डिटेल से बताऊँगा। ये देखो, ये रहा, आर्मेचर धारा को सीमित करना, यानी आर्मेचर जो करंट होती है उन करंट को लिमिट करना। मेरा सवाल ये है कि आर्मेचर ने करंट ज़्यादा ली क्यों? मान लीजिए कोई आपसे पूछे बैठे कि DC मोटर में स्टार्टिंग में हाई करंट क्यों होती है, इसके पीछे 2 कारण बता दीजिए, तो आपको बताने हैं। पहला कारण है आर्मेचर प्रतिरोध का मान कम होना। याद है कि कितना, 1 ओम या इससे भी कम होता है DC मोटरों का। अब एक बात बताओ, अगर हम मोटर को वोल्टेज दे दें तो RA 250 वोल्ट मान लीजिए DC मोटर को दे दिया, 0.5 ओम उसका रेजिस्टेंस है, मोटर की करंट तो 500 एम्पियर हो गई। बताओ क्या आर्मेचर 500 एम्पियर करंट सहन करने में सक्षम है? नहीं है, वाइंडिंग तुरंत जल जाएगी। उसके बाद में सेकंड वाला, बैक EMF का मान 0। स्टार्टिंग के समय मोटर में बैक EMF नहीं आएगा। बैक EMF क्यों नहीं आएगा? इसके पीछे भी 2 कारण हैं। बैक EMF गति के समानुपाती तो है, यानी अगर मोटर स्पीड प्राप्त करेगी तो ही EMF उत्पन्न होगा। भाई यहाँ EMF पैदा होने के लिए तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लागू होता है। फैराडे ने क्या कहा था कि अगर चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे और उनके बीच सापेक्ष गति होगी तो EMF पैदा होगा। अब मोटर ने गति नहीं की, दोनों स्थिर है, तो बैक EMF सप्लाई वोल्टेज का विरोध कर देता यहाँ, लेकिन वो है नहीं। तो ये 2 कारण होते हैं, इसलिए मोटर स्टार्टिंग धारा लेती है ज़्यादा। फिर हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि वो रेजिस्टेंस वहाँ पर सीरीज में जुड़ करके वैल्यू को बढ़ा दे। समझ में आ रहा है? नो डाउट सवालों में कोई समस्या नहीं है और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कॉलेज नहीं भी गए तो भी कोई बात नहीं, आराम से पास हो जाओगे। आइए अगले सवालों पर। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करना है। वैसे तो पहले भी 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। आर्मेचर के शॉर्ट और ओपन की जांच करने के लिए, तो इसके लिए होता है ग्राउलर। हाँ, डिटेल से पूछे और आंतरिक और बाहरी नाम के 2 ऑप्शन दे दे, तब ध्यान रखना बाहरी ग्राउलर होता है, जो अभी पिछले में एक कम्यूटेटर टेस्टिंग वाले में आपके सामने आया था, जिसमें वो यूँ H आकृति में बना हुआ था, V आकृति बोल दो, और उसके ऊपर आर्मेचर रखा हुआ था। वो आपका बाहरी ग्राउलर कहलाता है। P ऑप्शन के साथ जाएंगे और एकदम प्रॉपर तरीके से समझो। अगला सवाल, किसी कंपाउंड मोटर की विशेषता बदले बिना उसकी घूमने की दिशा बदलनी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, मेरा सवाल आपसे ये है कि DC मोटर की घूमने की दिशा बदलने के 2 ऑप्शन कौन से हैं? ये बदलनी है, ये 2 ऑप्शन है कि या तो फील्ड की धारा की दिशा बदले या आर्मेचर धारा की दिशा बदले। हम फील्ड धारा की दिशा जनरली यहाँ नहीं बदलेंगे, क्योंकि कंपाउंड मोटर में गलती से अगर आपने किसी एक फील्ड की दिशा बदल दी ना, तो जो क्यूमुलेटिव है वो डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल है वो क्यूमुलेटिव बन जाएगी, ये रिस्क रहेगी। इसलिए हम ऑप्शन देते हैं कि आप आर्मेचर धारा की दिशा को बदलिए, ताकि कोई रिस्क ना रहे, यानी मोटर की विशेषताओं में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगला सवाल देखो, 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? यानी NVC सीरीज में क्यों लगती है? और फिर देखो सवाल,
3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा जो शुरू में मैंने बताया था कि कैसे जुड़ा जाता है, ये सवाल भी पूछा। दोनों में लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ तो उत्तर है गति में वृद्धि को रोकने के लिए, कुछ हद तक से भी मान लेते हैं, यानी जब हमारी फील्ड ओपन हो जाए तो मोटर की स्पीड अनंत ना हो जाए, उसके लिए तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर उच्च गति से मोटर की रक्षा करें, ये भी ठीक ठाक है। ऑप्शन आपको चयन करना है पेपर में कौन सा सवाल देता है, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। अपने यहाँ तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि दोनों का ही डी उत्तर सही बैठ रहा है, ठीक है। इसका भी डी उत्तर है, उसमें भी डी उत्तर है। और एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्याख्या तो आपको पहले बता ही दी कि क्या होगा, तो शायद ज़्यादा ज़रूरत है नहीं डिटेल से, चर्चा तो डिटेल से ही हुई है ना। आ जाओ अगले सवाल। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए, ध्यान से सुनना, अब ये सारे शब्द आपको एक जैसे लग रहे होंगे, अंतर है। कौन सी डीसी मोटर यूज करेंगे। इंग्लिश का शब्द देखो, हैवी लोड है और सडन उस पर मतलब लोड आ जाता है, यानी अचानक से बहुत ज़्यादा भार आ गया, तो इस तरह के वेरिएशन वाले लोड को सहन करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ही है। देखो डिफरेंशियल का तो भरोसा ही नहीं करना, इसलिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। शंट मोटर नियत गति से चलती है, इसलिए अगर अचानक भार आया तो मोटर रुक जाएगी, बंद होने की रिस्क है। सीरीज मोटर में गति इतनी घट जाएगी कि फिर टॉर्क नहीं आएगा, इसलिए वेरिएशन के साथ लोड को बियर कर सके, सहन कर सके, वो हमारी क्यूमुलेटिव यानी संचयी यौगिक मोटर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बताओ सवाल समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या। अगला सवाल देखो भाई, अधूरा है, लिख देता हूँ। फूड मिक्सर में गति नियंत्रण की किस विधि का उपयोग किया जाता है। वैसे तो यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर चल जाती है, यानी डीसी सीरीज मोटर को ही यूनिवर्सल मोटर बोल सकते हैं। और वहाँ पर फील्ड टैपिंग विधि होती है ना, फील्ड वाइंडिंग में से बहुत सारी टैपिंग निकाल करके ऑफ, लो, मीडियम और हाई, है ना, एक सेलेक्टर स्विच लगाते हैं जिस पर 4 रेंज के ऑप्शंस डाल देते हैं। बताओ सवाल समझ में आया क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं अपन से। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है, यानी एक रनिंग जो डीसी मोटर है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी एक्शन कैसी है। एक तो ये ध्यान रखना, यहाँ तो चलो इसने सिंपल सा ही पूछा है और इस पर अपनी चर्चा वैसे हो चुकी है कि बैक ईएमएफ जो होता है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के अगेंस्ट काम करता है, यानी उसका अपोज करता है, विरोध करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे ये पूछा जाता है कि बैक ईएमएफ का यूज क्या है, क्यों है बैक ईएमएफ, अगर ना हो तो क्या होगा। तो पहले तो यहाँ बता देता हूँ, बी उत्तर आएगा, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ये है लगाए गए सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, यानी उसके विपरीत दिशा में काम करता है। लेकिन याद रखना, मोटर का काम आपको शायद याद होगा, मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किया था ना, ये बैक ईएमएफ का ही काम है माय डियर। अगर बैक ईएमएफ नहीं है तो ऊर्जा रूपांतरण ही नहीं होगा। बैक ईएमएफ कैसे करता होगा, फॉर्मूला बता रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में कभी आएगा तो याद करोगी कि ये तो हमने आईटीआई के टाइम में पढ़ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति ईबी इंटू आईए के बराबर होती है माय डियर। फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का मान निम्न में से किसके बराबर है, बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट ईबी इंटू आईए के बराबर होता है। ठीक है, आपके सीबीटी पेपर में तो सीधा सवाल आएगा, उसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से चले ना, क्योंकि देखो जब तक हम क्वेश्चन के आसपास चीज़ों को समझेंगे नहीं, कारण सहित उत्तर नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये उत्तर क्यों आया, और फिर कभी भूल जाएंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करना। आइए अगले सवाल पर। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की क्यों होती है। शंट फील्ड पतले तार अधिक टर्न की होती है, सीरीज फील्ड मोटे तार कम टर्न की होती है, ऐसा क्यों। दरअसल
हम जानते हैं कि आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है और यहीं से लोड के साथ जुड़ा हुआ होता है, या यूँ मान लीजिए कि सप्लाई यहाँ से सप्लाई लेता है, मोटर है तो, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर लोड बढ़ता है तो लोड की करंट बढ़ती है और लोड करंट आर्मेचर के साथ सीधे संबंधित होती है। लोड करंट बढ़ना इट मीन आर्मेचर पर लोड पड़ना। तो वो धारा इस वाइंडिंग में से होते हुए भी तो जाती है ना, तो उस लोड करंट को वो कैरी कर सके, वहन कर सके, ऐसी बनाएं। यानी ज़्यादा धारा ले जाने योग्य हो, और ज़्यादा धारा ले जाने के लिए क्या करना होगा, तार को मोटा रखना होगा, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। ये रहा, टू कैरी द लोड करंट, लोड करंट को ले जाने के लिए या लोड करंट को वहन करने के लिए, यानी जब करंट उसमें से प्रवाहित हो तो वो इजीली अपने में से करंट को जाने देवें, रोके ना। ठीक, अगला सवाल, जहाँ इनमें से कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? कंपाउंड मोटर को हम कहाँ पर प्राथमिकता देंगे? देखो, अगर स्थिर भार है तो फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, शंट मोटर को दे देंगे, है ना। कांस्टेंट लोड मान लीजिए या कांस्टेंट स्पीड मान लीजिए, यानी लोड नियत रहता हो और गति नियत रहता हो, तो यहाँ पर तो हमारी शंट मोटर काम कर जाती है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम सीरीज़ मोटर काम में ले लेते हैं, है ना। तो फिर हमारा डी ऑप्शन ही बचा। क्या बचा? कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिइंग लोड रिक्वायरमेंट्स, परिवर्तनशील भार के साथ हमें नियत गति से चलने की जब आवश्यकता हो, यानी लोड वेरी करे लेकिन गति ना बदले, ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपाउंड मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट लोड और कांस्टेंट स्पीड के लिए शंट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सीरीज मोटर। सारे ऑप्शन बता रहा हूँ। आई होप कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। पूरे इतने लिए हैं क्या? चलो ठीक है, फिर इतने ही क्वेश्चन लिए हैं तो माय डियर क्लास यहीं रोकेंगे आज की। आई होप कि आपको सही से समझ में आया ही होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक शेयर कर दो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ प्लीज़। और हाँ, आप भी चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, फ्री टेस्ट अटेंड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।